जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कर रहे थे एचटेट टीजीटी लेवल का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिख दिया करो। जय भोलेनाथ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी। देखो ये एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की बात करें तो ये है 6 सेंटीमीटर, और इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, यानी ये कोई बिंदु है 8 सेंटीमीटर, यानी कि कंप्लीटली अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये कितनी है 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से डाली गई, इस बिंदु से स्पर्श रेखा ये डाली जाती है, तो इसकी लंबाई बतानी है। इसको हम x मान लेते हैं। तो देखो ये त्रिज्या है यहां से यहां तक, तो हम इस केंद्र से जब इस स्पर्श रेखा पर ऐसे कोई एक लाइन ड्रा करते हैं, ये भी तो आपकी त्रिज्या है, कहीं पर भी आप इसको ड्रा करोगे तो वो त्रिज्या ही होगी, यानी 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और जब यहाँ केंद्र से स्पर्श रेखा पर यहाँ पर ये मिलाई जाती है, ये रेखा खींची जाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गई 6 सेंटीमीटर, और ये पूरी पता है आपको 8 सेंटीमीटर है। तो यहां से आप इसकी भुजा की लंबाई निकाल सकते हो x की, यानी कि ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कर्ण। तो इसका x कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देना। 8 का स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करके इसका रूट कर देंगे तो क्या जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 में से चला जाएगा 36, और इसका करेंगे अंडरूट, यानी कि 28 अंडरूट, और इसको भी हम करना चाहें तो ये हो जाएगा 4 गुणा में 7, और इसका अंडरूट, इसको हम बाहर लिख सकते हैं 2 अंडरूट 7। ये आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। देखो यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपए में 10 की कमी की गई है, तो ये हो जाएगा 90 रुपए। ठीक है, ये क्या है 90 रुपए, ये मूल कीमत आ जाएगी, 90 रुपए मूल कीमत है। तो नए मूल्य में वापस लाने के लिए इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, इस 90 में कितनी वृद्धि करनी है, 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी 90 में, तो गुणा में कर देना 100। इस तरीके से ये हो जाएगा 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको देखने में आसान लगता है, लेकिन कई बार क्या इसमें पजल हो जाते हैं, इसको ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट सवाल है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लेना। दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब सेंटीमीटर है, तो सिरे से सिरे तक आपस में जोड़ दिया जाता है। इन दो क्यूब को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक क्यूब का जो आयतन है वो 64 दे रखा है, और आपको पता है क्यूब का आयतन क्या होता है, a क्यूब इज इक्वल टू 64 है, तो यहां से आ जाएगी a कितनी आ जाएगी 4, भुजा आएगी 4, यानी कि इस एक क्यूब की भुजा है 4, आपस में जोड़ दिया तो अब ये घनाभ बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। और ये भी दूसरा जो ये क्या है क्यूब है, इसकी कितनी है भुजा 4, तो यानी कि टोटल जो लंबाई हो जाएगी L क्यूबॉइड की वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 4 रहेगी, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो भी 4 रहेगी, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो बताना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया घनाभ का ये होता है। लंबाई आपको पता है 8 है, चौड़ाई आपको पता है 4 है, h आपको पता है, इसमें रखना आंसर आ जाएगा 2 इंटू एल कितनी है 8, और चौड़ाई 4, 8 चौको 32, प्लस बी एच 4 चौके 16, एल एच 8 चौका 32, ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 64, और 64 में 16 जोड़ देना, ये हो जाएगा 10, 6 और 1 7 और 1 8 गुणा में 2 160, ये आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 30% बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है एवं अंकित मूल्य के 12% लाभ पर बेच देता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ बताना है। मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, इसको मैं यहां करवा देता हूं। मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है 100 रुपए दे रखा है, तो 30% बट्टे पर एक शर्ट खरीदता है, 100 में मार्क प्राइस है, तो 30% बट्टे पर खरीदेगा तो कितने रुपए में खरीदेगा, वो 70 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस है। और ये बेचता कैसे है, ये बेच देता है अंकित मूल्य के 12% लाभ पर। अंकित मूल्य 100 है तो इसका 12% प्रॉफिट लेकर अंकित मूल्य पर प्रॉफिट है
112 रुपए में उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो इसका लाभ बताना, क्रय मूल्य पर 70 रुपए की चीज 112 रुपए में उसने बेच देता है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, यहाँ से उसे 42 रुपए का लाभ हुआ है 70 रुपए पर। कितने प्रतिशत है, तो 100 गुणा कर देना, 7 छिक्का 42, तो कितना प्रतिशत लाभ आ जाएगा, 60% प्रॉफिट आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। लोहे के एक ठोस टुकड़े से निर्मित एक गनाब की विमाएं दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है 49, 33 और 24। इसको पिघलाकर ठोस गोले में परिवर्तित किया जाता है, और तो गोले की त्रिज्या बतानी है। देखो अगर गनाब का जो वॉल्यूम होगा ना वही गोले का वॉल्यूम हो जाएगा, यानी इनके वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे। पिघलाकर जब कोई चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम उसका सेम रहता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको पता है गनाब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। और हमें बताना क्या है, गोले की त्रिज्या बतानी है, ये वॉल्यूम आपका बराबर रहेगा। तो बस गनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है, 49, गुणा में ये दे रखा है 33 और ये दे रखा है 24, किसके बराबर हो जाएगा, 4/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और गुणा में r क्यूब। r की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, देखो 11 से काट देना, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 छिक्का 24, 2 से काट देना, 2 तिया 6, और इसको इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 49 गुणा में 7, 49 गुणा में 7 गुणा में ये 3 और ये इधर गुणा हो जाएगा, ये 3, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, r क्यूब के बराबर। इस 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7, और ये 7 दे रखा है, और गुणा में ये 3 बार 3 टाइम 3 गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये 7 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और यह क्यूब दे रखा है, तो हम इसको 7 × 3 कर सकते हैं। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। बस त्रिज्या की वैल्यू, त्रिज्या बता रही थी, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये आंसर बन जाएगा। एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तु खरीदता है, 6 रुपए की 5 बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। इसको भी हम ट्रिक से बता सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर निकाल देता हूं। ये कहता है 5 रुपए की 6 वस्तु खरीदता है और 6 रुपए की 5 बेच देता है, 6 रुपए की 5 बेच देता है। बस आपको करना क्या है, प्रॉफिट बताना है। इसमें क्या होगा, 5 को 5 में गुणा करेंगे 25, इस 6 को 6 में गुणा करेंगे 36। 25 रुपए की चीज 36 रुपए में बेच दी, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 25 रुपए पर कितने प्रतिशत है, 25 चौका 100, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 11 चौका 44 प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। ये आंसर हो जाएगा। यदि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है, इस सवाल को भी आप ध्यान से समझोगे तो डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। ये दे रखा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है, 5 × 2 की पावर n - 1, ये दे रखा है, ये योग है। और जब कोई चीज गुणोत्तर श्रेणी में होती है ना, ठीक है, जीपी में बोलते हैं जिसको, इन जीपी का योग क्या होता है वो निकालते हैं। जीपी का योग कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला सीधा याद रख लेना आपने, a × r की पावर n और -1 और बटे में r - 1। जब कोई सीरीज गुणोत्तर में होती है, गुणोत्तर में उनका योग निकालने का ये फार्मूला होता है, और इसका योग दे रखा है ये, ठीक है। a का मतलब पहला पद ये 5 दे रखा है, r का मतलब ये r है, n के ऊपर n है, -1 है, सारी चीजें सेम है। तो r बताना है हमने, कॉमन रेशियो क्या होगा, इसमें यही पूछ रखा है सवाल में कि सार्व अनुपात क्या होगा, r पूछ रखा है। तो r आपको यह दिखाई देता है 2, बस डायरेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बगैर किसी मशक्कत के। कोई आपने और इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला का योग दे रखा था, योग ये होता है, आपको पता है, वैल्यू एज इट इज दे रखी है सेम, बस यहाँ से आपको पता है r क्या है 2, ये आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार प्लाट की भुजा दे रखी है 150 मीटर की भुजा है, तो ये सभी भुजाएं क्या है, 150 मीटर की है चारों, ठीक है। ये एक वर्ग है और वर्ग की भुजाएं सभी क्या होती है, बराबर होती है। प्लाट के अंदर सभी भुजाओं की ओर 3.5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है। ये रास्ता कितना है, ये 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया। तो बताना है, रास्ते का निर्माण किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। इसको निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है वो देखो, पहला तरीका हम कह सकते हैं, इसको एरिया निकालेंगे एक पूरे का एरिया कितना है, भुजा का स्क्वायर यानी 150 × 150, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इसका निकालेंगे इसका,
एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। तो क्या बचेगा, रास्ते का एरिया बच जाएगा। ये कितना है देखो, ऊपर से ये पूरी लंबाई है इसकी 150 है, तो यहां से 3.5 कम होगी, यहां से 3.5 कम होगी, तो इसका मतलब टोटल 7 कम हो जाएगी। ये कितना बनेगा 143। तो इसका मतलब ये कितनी है 143, तो ये सभी बुझाएं 143 है। तो आपको पता है वर्ग का एरिया होता है 143 गुना 143, इसका गुणा करके इसकी गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 2051 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रास्ते का एरिया। दूसरा, अगर आप फार्मूला याद रखना चाहो तो फार्मूला याद रख सकते हो, फार्मूला होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, ये एक फॉर्मूला बनता है। x का मतलब है रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 3.5 दे रखी है वो रखना है, और लंबाई चौड़ाई आपको पता है, लंबाई चौड़ाई कितनी है 150। तो यहां से आ जाएगा 2 गुना में 3.5 इंटू 150 माइनस 2 इंटू 3.5। अगर आयत के अंदर ऐसे रास्ता बनाता तो भी ये फार्मूला काम कर जाता। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 300 माइनस 7, कितना बनेगा 293 गुणा में 7, 7 या 21, कैरी ले लिया 2, 7 निमा 63 और 2 65, कैरी ले लिए 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना बन जाएगा 20, 2051 ये आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ से आपका आंसर यही आने वाला है। 3 बच्चों वाले एक परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो होने की संभावना को ऊपर लिखेंगे, कुल संभावना को नीचे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 3 बच्चे होने, 3 बच्चों वाले एक परिवार में, देखो 3 बच्चे हैं तो वो तीनों क्या हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपने लिखना है, देखो बी 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 और ये बी, और यहाँ लिखना है 4 टाइम जी, इस तरीके से यहाँ पर लिखना है बी और बी, 2 टाइम बी, फिर बॉयज होगी, 2 गर्ल होगी, फिर 2 बॉयज, फिर 2 गर्ल्स। इसी तरीके से यहाँ बॉयज, ये गर्ल्स, ये बॉयज, सॉरी बॉय होगा यहाँ पर, बॉय फिर ये गर्ल, फिर बॉयज, ये गर्ल, ये बॉय, ये गर्ल, इस तरीके से, ठीक है। तीनों लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़के 1 लड़की हो सकती है, एक लड़का लड़का फिर लड़की फिर लड़का, ये लड़का और दोनों लड़कियां इस तरीके से हो सकती है। पॉसिबिलिटी आपकी कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 जी है ना, लड़का होने की है, इसमें स्पेशल दे रखा है। 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़का होने की, यहाँ पर तीनों क्या है लड़कियां बनती है, इसको हम काट देंगे। टोटल संभावनाएं कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 संभावनाएं बनती है, यहाँ लिखेंगे 8। और इसमें से लड़का होने की संभावना कितनी है, जहां पर लड़का है उसको ले लेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसमें लड़का नहीं है, इसको काट देंगे, फिर बनेगी 7। ये 7 संभावनाएं 7/8, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको पूरक कोण बोलते हैं। 2 कोण होते हैं ना, उनका योग 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, पूरक कोण में यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की, संपूरक कोण की, तो उसमें 2 कोणों का योग कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, इस बात का ख्याल रखना है। देखो पूरक कोण है, मान लेते हैं एक θ1 है, थीटा एक है, थीटा एक θ1, और इनका योग जो बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा। संपूरक में सप्लीमेंट्री एंगल में थीटा प्लस θ1 दोनों एंगल का योग 180 डिग्री बनेगा। अगर मैं यहां से बात करूं थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस θ1, मैंने ये कर दिया, तो इसका मतलब ये है 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और सवाल में दे रखा है एक कोण का माप जो कि उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना है, ये 4 गुना है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा कर दिया मैंने, ये संपूरक कोण बन जाएगा। तो ये 4 गुना है, तो मैं इसको 4 गुना कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने 4 गुना कर दिया तो अब ये बराबर बन गए। यहां से आप निकाल सकते हो थीटा इज इक्वल टू 7 18 72, ठीक है, 4 थीटा ये हो जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हो 5 थीटा इज इक्वल टू 720, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एकम 5 बचेंगे 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, ये बन जाएगा 144 डिग्री। तो कोण का माप क्या है 144 डिग्री है, ये आंसर हो सकता है और हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस सवाल को ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। इसमें कोण पूछ रखा था, एक कोण का माप, ठीक है, जो कि उसके संपूर्ण कोण का 4 गुना है। मान लीजिए हम ऑप्शन से 144 ही उठा लेते हैं, 144 डिग्री ये थीटा एंगल है, ठीक है, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा 180 में से 144, सॉरी 144 है ये, 144 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, ये बनेगा 36 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 36, ठीक है। अब देखते हैं सेटिस्फाई करवाकर, उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, तो इसका संपूरक कोण ये बनेगा, इसका 4 गुना है, यानी इसका 4 गुना करके देखते हैं
तो क्या बन जाएगा 144 डिग्री ही बनेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, इसको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लेखा चित्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? याद रख लेना इसको, माध्य मेन आंसर आ जाएगा। एक कार्य को ए और बी मिलकर, देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी मिलकर करते हैं उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। और सी और ए मिलकर कार्य को कर देते हैं कितने दिन में? 20 दिनों में। तो बताना है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेले की बात करता है, तो यहाँ से ऐसी संख्या ले लेंगे जो तीनों को काटे, 60, 12 पाँचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ये क्या है? अक्षमता, एफिशिएंसी होती है। और यहाँ पर आपको पता है इस क्वेश्चन को बार बार वो पता है क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 बार आए हुए हैं, तो हम इसको काटेंगे ना तो ये 6 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 टेबल बनाते हैं। ए अकेला कितने दिन में बना देगा? बी और सी मिलकर एक दिन में 4 टेबल बनाते हैं दोनों, तो इसका मतलब ए कितनी बनाता होगा? ए बनाता है 2 टेबल। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है। 60 टेबल बनाने हैं तो इसको एक दिन में 2 बनाता है, 60 को कितने दिन में बना देगा? 30 दिन में बना देगा। आंसर हो जाएगा। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या r है, ये कोई अर्धवृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या r है, यहां निकाल देता हूं इसको। एक अर्धवृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या की बात करें तो ये r है, तो पूरा इसका मतलब ये व्यास हो जाएगी आधा, यानी कि पूरा का क्या होता है? व्यास होता है r और r। तो बताना है इसके अंतर्गत बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा? बिल्कुल कोने से कोना मिलाकर यहाँ पर एक वो डाल देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ से इस प्रकार बड़े से बड़े की बात करें तो ये हो जाएगा। जब यहां से देखो ये वाली त्रिज्या है, तो इसका मतलब जब भी इस वृत्त के कहीं पर भी हम टच करेंगे रेखा को तो वो त्रिज्या ही होगी, यानी वो r ही बनेगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? r। तो आपको पता है त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा में हाइट। बेस इसका कितना है? बेस बनेगा ये पूरा, देखो इस त्रिभुज का पूरा ये बेस बन जाएगा, r और r मिलाकर 2r इंटू हाइट कितनी है इसकी? r। तो यहाँ लिखेंगे r, 2 से 2 कैंसिल, r स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने आज 120 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे 121 क्वेश्चन से कंटिन्यू, और कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट अगली क्लास में मैं करवा दूं। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा कम रहता है इसलिए क्वेश्चन में कम करवा पाता हूं। अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करते रहिए। मेंसुरेशन के जितने भी आपके सवाल हैं सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं, उसको फार्मूले को याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके बाद हम टीजीटी करने के बाद 2021 चला हुआ है ना हमारा, ये प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं हम जो। इसके बाद हम करेंगे 2020, फिर 2019, उसके बाद हम आएंगे फिर पीआरटी पर। पीआरटी के भी हम 2022 से लेकर फिर 22, 21, 20 और 19। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम फिर पीजीटी पर आ जाएंगे, पीजीटी वाले सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तो कमेंट में जरूर लिख देना। जय भोलेनाथ।